नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में अब अंतिम चरण के लिए जंग होना है। 7वें चरण को जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में ताबड़तोड़ दौरे किए। वाराणसी में रोड शो कर प्रधानमंत्री ने सियासी माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश की। वहीं वाराणसी में ही अखिलेश यादव, प्रियंका, राहुल गांधी समेत तमाम राजनीति के दिग्गजों ने डेरा जमा रखा है। अगर सियासी समीकरण को समझें तो काशी 7वें चरण के लिए केंद्र बिंदु है। इसीलिए सभी दलों ने काशी में ही अपनी ताकत झोंक रखी है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर लड़ाई लड़ी जानी है। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर में चुनाव होने हैं। वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो आजमगढ़ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र। मिर्जापुर में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की परीक्षा होगी, तो गाजीपुर और चंदौली में ओम प्रकाश राजभर को परखा जाएगा। मतलब कि 7वें चरण में बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 7वें चरण से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और अखिलेश यादव को भी पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि पूर्वांचल की जनता का प्यार किससे मिलेगा? सातवें चरण के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 साल में किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रदेश में व्यापक निवेश के रूप में हुआ। लगभग 3,66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों के अंदर हुआ। खासतौर पर 2 वर्ष तो कोविड प्रबंधन में हमारे बीते, लेकिन उस सब के बावजूद बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अपने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाती रही और आज उसका परिणाम हमें देखने को मिला। व्यापक रोजगार का सृजन हुआ। परंपरागत हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कार्य योजना को आगे बढ़ा करके श्रमिकों के लिए अटल आवास, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए, प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए की उन्हें आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। पटरी व्यवसायियों के बारे में पहली बार किसी सरकार ने सोचा। लगभग 8 करोड़ पटरी व्यवसायी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जुड़े और उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 का लोन देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य इनके माध्यम से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का परिणाम इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता था कि सुरक्षा की बेहतर माहौल हुआ है। हमें भी बिजली मिल पा रही है, भेदभाव नहीं होता है। हमें भी राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता था कि बिना चेहरा देखे हुए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ हर एक गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक दे रही है। और हर एक व्यक्ति के मुंह पे एक ही आवाज थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मंत्र सार्थक हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, काशी में देव दीपावली हो या फिर काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हो या फिर प्रयागराज की कायाकल्प, मथुरा, वृंदावन, बरसाना को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करके ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उनके चतुर्दिक विकास का हो, या फिर संत रविदास जी की शीर गोवर्धन के सुंदरीकरण का कार्य, महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के सुंदरीकरण का कार्य, या फिर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के
किले के सुंदरीकरण और उसको भव्य स्मारक के रूप में देकर के भगवान राम और निषाद राज के मिलन का एक भव्य प्रतिमा वहां स्थापित करने की कार्रवाई, ये सभी कार्य भारतीय जनता, या फिर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से बीते 5 साल में, यानी कि बीते कार्यकाल में भाजपा ने क्या कुछ करके दिखाया है। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना चेहरा देखे हमने तमाम योजनाओं का लाभ हर लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि प्रदेश का विकास नहीं, प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ है और ऐसे में लगातार ये आरोप लगते ही जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार राजनीतिक दलों के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त पूर्वांचल को घेरे हुए हैं, पूर्वांचल के इस रण में कूदे हुए हैं कि आखिर जनता का प्यार किससे मिले। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता को लुभाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि आपको जानकारी दे कि जो शोरगुल है, जो प्रचार प्रसार का शोरगुल है, वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 7वें चरण का राजा कौन, आखिर पूर्वांचल का प्यार किसे मिलेगा, पूर्वांचल में कितना हुआ विकास, क्या बोल रहे हैं वहां के राजनीतिक समीकरण। ये तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में खास मेहमान जुड़ेंगे, सबका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम जानकारी दें कि इस बार 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है और हर एक सीट बेहद खास मानी जा रही है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और लास्ट में सोनभद्र, ये वो 9 जिले हैं जहां पर मतदान होना बाकी है। अब इन 9 जिलों में आम जनता का प्यार किसको मिलेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा रुख यहां पर देखने को मिलता है। पिछली बार अगर हम बात करें, यानी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर परचम लहराया, तो उस वक्त जो है एक बड़ा हिस्सा, यानी कि 54 सीटों में एक बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा के पक्ष में गया। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो लगभग आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ जिसे खास तौर पर सपा का गढ़ माना गया। जी हां, अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर कल अखिलेश यादव भाई बहन की जोड़ी यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी वाराणसी ही पहुंचे हुए थे, लगातार रोड शो कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी भी मौके पर मौजूद थे, तमाम बयानबाजियां हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को लेकर जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से माफिया गुंडों की सरकार थी और जब से भाजपा सरकार में आई है तब से यह गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दंगे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, कृष्ण मोहन पांडे जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वही सचिन यादव जो कि सपा का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट में अजय शर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी से करते हैं। कृष्ण मोहन जी, तमाम तैयारियां हो रही हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त वाराणसी में हैं, लेकिन बड़ी बात है कि एक तरफ लगातार रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सबकी निगाहें वहां पर हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में, पूर्वांचल में है, यानी कि टेंशन है। पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सचिन यादव जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 सचिन जी, टेंशन हाई है, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि पूर्वांचल का प्यार इस बार भाजपा को मिलेगा। आप देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में लगातार लहर रही है और जिस लहर का नतीजा आपको पता है कि पूरे भाजपा के नेता 32 हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे प्रदेश में घूम रहे थे
लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अब पूर्वांचल का अंतिम चरण होने को आया है और देश के बड़े से बड़े और यहां तक कि सबसे बड़े भाजपा के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए लगातार आपने देखा कि इस बार अखिलेश जी के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह और उन पर विश्वास इतना रहा है कि जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी भाजपा, उनके चाहे सांसद हों, चाहे 100 से ज्यादा सांसद और 32 हेलीकॉप्टर लेके मंत्री वहां कूद पड़े। लेकिन अब कुछ होने वाला है नहीं। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग विकास के मुद्दे पर सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब ताकत तो भाजपा पूरी लगाएगी लेकिन होगा कुछ नहीं अब। ठीक है, यानी कि आप ये मान चुके हैं कि सरकार अगर बनेगी तो सपा की बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं मऊ में अधिकारियों को धमका रहे हैं आपके नेता। ऐसा है, मऊ में जो आप ऐसी चीजें दिखाने का ये ऐसा कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उनका कहने का जो तात्पर्य होता है, नेताओं कहने का तात्पर्य क्या है सर, आप समझाइए ना, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है सर, आप समझाइए ना। समाजवादी पार्टी अगर कोई कैंडिडेट ये बोल रहा है कि 6 महीने तक अधिकारियों का तबादला नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा और उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा, इसका तात्पर्य क्या है सर, क्या है सारांश उसका, जरा समझाएंगे आप। ठीक है यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। पांडे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अजय शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, तकनीकी खामी की वजह से आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी बीच में कुछ आंकड़ों का रुख कर लेते हैं। आंकड़ों की बात कर ले विशेष तौर पर, तो आजमगढ़ जहां पर 10 सीट थी, 10 सीट है जहां पर चुनाव होने हैं। पिछली बार अगर हम बात करें तो 4 बसपा के खेमे में थी और समाजवादी पार्टी के खेमे में 5 सीट गई थी और बीजेपी ने यहां से 1 सीट जीती थी। मऊ की बात करें, जिसे यह कहा गया है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यानी कि 5 सीट यहां पर है जहां पर चुनाव होने हैं। 1 बीजेपी और सपा के हाथ यहां पर कुछ भी नहीं लगा, लेकिन बसपा ने माफ कीजिएगा, बसपा ने 1 सीट जीती और बीजेपी ने 4 सीट यहां पर जीती थी। अगर आगे बढ़े गाजीपुर की बात करें तो 7 सीट यहां पर है जहां पर चुनाव होने हैं। सपा ने 2 सीट यहां पर जीते। पिछली बार भाजपा ने 3 सीट और सुभाषपा ने, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसने 2 सीट हासिल की थी। जौनपुर की बात करें तो 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। 1 बसपा पिछली बार यहां पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें गई थी, भाजपा के पास 4 और खास तौर पर अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल यहां पर अपना वर्चस्व मानती हैं, इसलिए उनके खेमे में भी कुछ सीटें जो है वो गई थी। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम आंकड़े मैंने आपको बताए, लेकिन एक बार फिर से अजय श्रीवास्तव का रुख, माफ कीजिएगा, अजय शर्मा का रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है सर। पूर्वांचल में किसका दबदबा था और आने वाले वक्त में जो परिस्थितियां बदली हैं, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इस बार का चुनाव को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं जी, तो काफी सारे मायनों में जो है ये सबसे अलग चुनाव दिखाई दे रहा है। राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखें तब इसमें जो है काफी सारे चीजें देख रहे हैं और सामाजिक समीकरण भी हैं। सबसे पहले राजनीतिक समीकरण पर देखने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक समीकरण में हम इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से उनके यहाँ रैलियां रही, दौरे रहे और चुनाव होने से पहले भी काफी सारे दौरे रहे। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र भी है और तो एक तो उनका 3 दिन का यहाँ पर स्टेशन होना, यहाँ रुकना उनका, यह बताता है कि टेंशन काफी है। इसी से आपने शुरुआत भी की, पूछा भी था कि क्या टेंशन है, चिंता है, और वो उनके चेहरे से दिखाई देता है। इसके अलावा जो है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके लिए भी ये चिंता का सबब है। और यहाँ पर यदि हम गोरखपुर और बनारस को समझने की कोशिश करते हैं, छठे चरण में 46 सीटें जीती थी बीजेपी ने और
इस बार के जो 7वां चरण है इसमें जो है 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। ये जो 46 का और 29 सीटों का जो आंकड़ा है ये मोदी लहर में था। उस वक्त जो है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है और ऐसी कोई मोदी लहर भी नहीं है। इस बार के जो हालात हैं वो दूसरे तरीके के हैं। पिछली बार जो है उनके साथ में ओम प्रकाश राजभर थे, इस प्रकार ओम प्रकाश राजभर भी नहीं है उनके साथ में, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जो अपना दल है वो स्प्लिट हो गया है समाजवादी पार्टी में और भाजपा के अंदर। तो कृष्णा पटेल जो है समाजवादी पार्टी के साथ में, और जिस तरह की जानकारी आ रही है कि कृष्णा पटेल का जो है पलड़ा भारी है इस बार, वो थोड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है, यानी कि डेंट तो पड़ेगा इसके अंदर। तीसरा जो हम संजय निषाद की बात कर रहे हैं, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन योगी जी के साथ उनकी दूरियां हैं वो सबको वो जग जाहिर है। तो ये जो पॉलिटिकल समीकरण है उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर हुंकार भरी है वहां पर वो मौजूद है। और 6वें और 7वें चरण में जो एग्रेशन प्रियंका गांधी ने दिखाया है वो जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क जरूर डालेगा। ओवर इन ऑल जो ये जो चुनाव है ये दोनों लोगों के लिए अग्नि परीक्षा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। 24 में जो है चुनाव होना है। आप देखें उनकी यदि भाषणों को आप समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से दिसंबर में अखिलेश यादव जी ने कहा कि अंतिम वक्त में काशी याद आता है, इसके बाद उन्होंने जवाब दिया इस बार कि काशी की जनता जो है जिस तरह साथ देगी, ये टेंशन दिखा रहा है कि अब जो स्थिति है वो बताने की कोशिश कर रही है कि वहां पर राजनीतिक समीकरण इस तरीके से है और वो आने वाले चुनाव में क्या फर्क डालेगा 24 के अंदर। नहीं बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां बदली हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, चाहे वो सपा की बात कर ले, चाहे वो भाजपा की बात कर ले, कहीं ना कहीं पूर्वांचल का रुख कर चुके हैं और बड़ी ही मजबूती के साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पकड़ जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र में है। खैर, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे पक्ष रखने के लिए कांग्रेस का विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। विकास जी, ये बड़ा सवाल है सर, अगर किसी से भी पूछा जाए यहां पर तो मुख्य तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव दो पार्टियों के भीतर है, सपा भाजपा। कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है सर? देखिए मैम, एक तो बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, क्या कोई गाड़ी चला रहा है या कोई घर से बाहर है, क्योंकि हवा नहीं बिल्कुल माफी चाहता हूं विकास जी, तकनीकी खामी की वजह से वो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो है वो आ रही है, दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए। आवाज वहां क्लियर आ रही है? जी, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, हम तक क्लियर आ रही है सर। आज एक बार जरा प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए। जी, सवाल मेरा सर सीधा ये है कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सपा और भाजपा के बीच में टक्कर मानी जा रही है, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी पूर्वांचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदें हैं क्या प्यार मिलेगा? देखिए, अगर मुद्दा आधारित राजनीति देखी जाए तो सबसे अव्वल नंबर पे कांग्रेस पार्टी है। जितने भी मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं, जितना भी वादा खिलाफी भाई योगी सरकार ने किया, उस वादा खिलाफी को लेकर अगर आवाज उठती है, उस लड़ाई को लड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी। और जो असल मुद्दे हैं उनको लेकर मुद्दों को स्थापित करने का काम भी आदरणीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। मानस मुद्दों आधारित राजनीति अगर करता है तो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर जाति, धर्म, नफरत और विघटन के बात से अगर आप समीकरण पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर वोट को बांट के देखते हैं, समीकरणों के आधार पर देखते हैं जो पिछले 32 साल से चले आ रहे हैं, उन समीकरणों के आधार पर अगर चुनाव देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई परास्त हो रहा तो उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ की आबादी और 6 करोड़ आधी आबादी महिला आबादी, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिला हिस्सा में नंबर 1 बन चुका है, कुपोषण में नंबर 1 बन चुका है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं है। और लगातार हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ जी हो, केवल नफरत, विघटन, बंटवारे की, नमक मेरा खाया है, तुम लोग नमक का हक नहीं अदा कर रहे हो, जनता को नमक के लिए कोस रहे हैं, जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि इनके पास अब कोई विषय नहीं है और ये हताश हो चुके हैं। और इसलिए ये लगातार जनता को, जो केंद्र सरकार की, जो कांग्रेस के समय की जो 70 साल में हम लोगों ने, लेकिन भाजपा तो कह रही है उन्मूलन की, ठीक है विकास जी, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि बीते 5 सालों में दंगे नहीं हुए, पूर्व की सरकारों में कितने दंगे हुए हैं, और बार बार वो 1984 दंगों का जिक्र करते हैं, वो इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक समरसता को नष्ट करने वाले संघ और
बीजेपी के लोग जिन्होंने देश को नफरत की आग में झोंका है, जमहूरियत का लगातार कत्ल किया है, भारत के संविधान का मखौल उड़ाया है और धर्म जाति नफरत विघटन की भाषा बोलने वाले लोग आज संवैधानिक पदों पर हैं और आज ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि दंगे नहीं हुए, पर रोजगार कितना दिया, लोगों की जेब पे डाका कितना डाला, कितनी बेटियों। ठीक है सर, देखिए आपने कहा कि जेब पर डाका पड़ रहा है, आपने कहा जेब पर डाका पड़ रहा है, रोजगार का आपने मुद्दा उठाया, ठीक है। अजय सर आपका ही रुख कर लेते हैं। देखिए तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। आज मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें इस बात पर जिक्र किया गया कि बिना चेहरा देखे हम तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को पहुंचा रहे हैं। इन बातों पर जिक्र किया गया और इस बार का मुद्दा भी पूर्वांचल के लिए विशेष तौर पर यही है कि गुंडा माफिया, खान माफिया अब खत्म हो चुके हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं। देखिए, यदि हम इसकी बात करते हैं कि बिना चेहरा देखे हमने लाभ पहुंचाया, लेकिन बिना चेहरा देखे जो लाभ योजनाएं तो देखिए सभी प्रदेश सरकारें बनाती हैं आम जनता की भलाई के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जब उसका आकलन किया जाता है, परीक्षण होता है, तो कितने लोगों तक उसका लाभ पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि लोगों तक इतना लाभ पहुंचा होता तो शायद इतना विरोध हमें देखने के लिए नहीं मिलता जितना कि हमें अलग अलग रिपोर्टों में दिखाई देता है। इसके अलावा जो आंकड़े आ रहे हैं लाभार्थियों में जो है लोगों के पास राशन पहुंचा, लेकिन ऐसे भी रिपोर्टें हैं जहां पर लोगों को अभी भी घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग अभी भी खुले में नहाने के लिए मजबूर हैं। तो ये आंकड़े भी बता रहे हैं। बिजली की समस्या भी बनी हुई है, बेरोजगारी की समस्या भी बनी हुई है, महंगाई की यदि बात करें तो महंगाई में सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्या खरीद रहे हैं, इसके अलावा किसानी बहुत महंगी हो गई, इसके बीज, खाद, उसका जो इक्विपमेंट है, जो हम हल की बात करते हैं वो भी महंगा हो गया है। तो अगर एक ट्यूबवेल लगाने जाते हैं तो पहले वो है 9200 रुपए में आता था, 1.25 लाख रुपए में वो लग पाता है लगभग। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि आपके पास में क्या स्थिति है। जो संगठित क्षेत्र है जहां पर एमएसएमई की बात करते हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधों की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से चरमराया हुआ है, वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, अगर रोजगार है तो तनख्वाहें बहुत कम है, यानी कि जो जीवन स्तर है वो किस तरीके का हो चुका है। ये बताता है कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो सुनने में देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जो है। ठीक है सर, यानी कि जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ है, एक हद तक कार्य हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे भी बात कर रहे थे आप, हम बुलडोजर की बात करते हैं या हम कुछ ऐसे माफियाओं की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरे चेहरे हैं जैसे ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, सुशील सिंह है, ये इस तरह के जो नाम है इनको कहाँ छिपाएंगे आप? ये भी तो आपको कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ा रहे हैं ना। तो यानी कि आप जब कानूनी कार्रवाई करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसके लिए समान भाव होना चाहिए, जिससे कि आपके विरोधी आपको कटघरे में खड़ा ना कर सके। तो विरोधी तो आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर भी सवाल उठ रहा है। नहीं, बिल्कुल जायज पॉइंट है सर, बिल्कुल जायज पॉइंट है सर। और कहीं ना कहीं देखिए इसीलिए आम जनता भी यही चाहती है कि सरकार वही आए जो दंगा मुक्त करा सके इस प्रदेश को, जो बेरोजगारी को खत्म कर सके और आम जनता की सुरक्षा को लेकर काम कर सके। खैर यादव जी आपका रुख कर लेते हैं, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, देखिए सवाल मेरा वही है कि एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि हमारे सरकार में गुंडा नहीं थे, गुंडागर्दी नहीं थी, माफिया नहीं थे, हमने बड़ी शांति तरीके से प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है, अग्रसर थे हम उस काम को लेकर, नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन जो मौक़ में हुआ उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सरकार आई तो शायद गुंडागर्दी बढ़ेगी फिर से। देखिए ऐसा है जी कि जैसा कि अभी हमारे अजय जी ने कहा, अजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से संबंध करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव पूरी तरीके से आप देखिए, अगर गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी जैसा कि अभी बताया अजय जी ने, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर वो खुद के अपने मुकदमे हटवा रहे हों, अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे हटवा रहे हों और आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ राजभवन के सामने एक महिला ने जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने आत्मदाह की प्रयास किया। इसी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर किस प्रकार से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया। इसी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की आपने देखा हो बलात्कार की घटना हो, हाथरस के बलात्कार की घटना हो, रात में जलाने की बात रही हो। आप देखिए चंद लोगों की आप बात करते हैं कि हमने बिल्डोजर चलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपकी पार्टी में गुंडे और माफिया लोग भरे पड़े हैं जैसा कि अभी बताया जी ने। लेकिन मैं
एक बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार विकास के मुद्दे पर, महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग, पूरा प्रदेश के लोग परेशान है इस समय। और आप देखिए महंगाई किस हद तक बढ़ी है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आप देखिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में लोग समाजवादी पार्टी की, जब 10 मार्च को आप वोट खुलेंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, रोजगार के मुद्दे पर काम करेंगे। यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा को छोड़िए, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की बनेगी। वहां का नरसंहार, आदिवासियों के साथ जिस तरीके से नरसंहार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय प्रियंका गांधी जी आगे आई। प्रयागराज में निषादों की नाव तोड़ने का विषय हुआ तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी आगे आई और नदी अधिकार यात्रा निकाल करके पूरे निषादों को, उनके संसाधनों पर जिस तरीके से सरकार डाका डाल रही थी। माफ कीजिएगा विकास जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। राजस्थान में अलवर में भी कुछ हुआ था सर, आपको याद होगा अच्छे से। आखिर वहां क्यों नहीं गई? रोका नहीं है। नहीं सर, वहां क्यों नहीं गई सर? वहां तो आपकी सरकार है। देखिए, वहां तो आपकी सरकार है सर। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी वहां बताया गया कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें राजस्थान नंबर 1 है। देखिए, किसी को भी रोका नहीं गया है। भारत के संविधान में सबको अधिकार है आवाज उठाने का। भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है, क्या आपने वो कवरेज दिखाई, वो टीवी पे दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेता संघर्ष कर रही है जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही है? ये आरोप मत लगाया कीजिए, हमने सब दिखाया सर, मंत्री ने हमने सब दिखाया सर। सुनिए, हमारे लिए सब समान है, हमारे लिए सब समान है, हमने सब कुछ दिखाया। लेकिन जो सवाल मैंने किया वो तो आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आपने कहा कि आपकी नेता आप अपने पे क्यों ले रहे हैं? यहां पहुंची वहां पहुंची, तो अलवर क्यों नहीं पहुंची सर? अरे मैं आपकी की बात का जवाब दे रहा हूँ। मीडिया में अगर ये दिखाया गया, आपको नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया न्यूज ने नहीं दिखाया, मीडिया में ये दिखाया गया कि स्मृति ईरानी या भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता मीनाक्षी लेखी, कोई बड़ा नेता या मोदी जी या कोई अमित शाह संघर्ष करते हुए देखे गए। ये भी आपने देखा कि अशोक गहलोत जी ने उनको डिटेन करके 3 दिन तक रख लिया, जिस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी को रखा। एक शहीद की बेटी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उनके साथ अपमानजनक स्मृति, पूरे कांग्रेस जन और इस देश की स्मृति के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि वो हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। उदाहरण दे देने के साथ साथ आपको जस्टिफाई भी करना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही भयावह है। अत्यधिक महिला हिंसा में है, नंबर 1 पर है, कुपोषण में नंबर 1 पर है, दलितों के उत्पीड़न में नंबर 1 पर, और इसके बाद भी आप कहते हैं लड़ाई में है। हम तो समझते हैं सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए, धर्म जाति विघटन की बात ना करें और संकीर्णता और जातीय संकीर्णता की बात ना करें, तो एग्जिस्ट ही नहीं कोई करता है कांग्रेस के आगे। कांग्रेस शहादत देने के साथ साथ देश की एकता अखंडता के लिए लड़ने मरने वाली पार्टी है, जिसने देश के विकास को, आपने 89 से पहले का जितने बिजली घर बने थे आज उनके हालत खस्ता हो चुकी है। 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हो पाया है, आबादी जबरदस्त बढ़ी है। सपा कहती है कि हमने काम किया, कांग्रेस कहती है कि आपने काम किया। ठीक है अजय सर, ठीक है सर। कृषि आधारित तमाम सारे व्यवसाय चौपट हो चुके हैं, धर्म जाति के चश्मे से देखा जाता है। ठीक है सर, उसी पर आ रहा हूं सर, अगला सवाल उसी पर है। अजय सर, पूर्वांचल की विशेषता पर अगर हम बात करें तो वहां पर ये जो छोटे राजनीतिक दल है उनकी भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। चाहे वो सुभाषपा की बात कर ले, चाहे वो अपना दल एस की बात कर ले, कहीं ना कहीं उनकी भी पकड़ होनी चाहिए और शायद है वहां पर। लेकिन विशेष तौर पर जाति धर्म के आधार पर ही पूर्वांचल में वोट पड़ते हैं। किसका साथ किसको मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो जातियों की जो हम बात समझने की कोशिश करें कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर पहले बीएसपी ने सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस फार्मूले को अपनाया और सोशल इंजीनियरिंग की, जिसका फायदा जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने भी सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है और उसका जो है उसकी एक अग्नि परीक्षा है, कितना फायदा उनको मिलेगा। उन्होंने छोटे छोटे दलों को अपने अंदर मिलाया है, उनके बड़े बड़े चेहरों को भी अपने साथ खड़ा किया है।
और उसका कितना फायदा होगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस बार नई समाजवादी पार्टी है, वो सिर्फ यादव और मुस्लिम लोगों से अलग हटकर है। तो ये चीजें जो है इस बार समझ में आएंगी कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी है उस बार जो है वो किस तरह की समाजवादी पार्टी बन रही, जिसमें निषाद भी है, जिसके अंदर जो है कुर्मी भी है, विश्वकर्मा भी है, मौर्य भी है, हर तरह के लोग आकर इसमें आकर जुड़ गए हैं। तो इसका कितना फायदा होगा ये अभी जो है 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग से कुछ चीजें और भी समझ में आ रही हैं। ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, ये दल है, उपजातियां हैं, इनके अंदर जो सामाजिक संरचना है, इसके अंदर एक तरीके से उथल पुथल मची हुई है। यानी कि हम कहें कि सामाजिक पुनर्संरचना हो रही है। ये लोग जो है अपनी पहचान के लिए सामने आ रहे हैं, या अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, या फिर ये जो है नए सिरे से अपने आप को गढ़ रहे हैं समाज के अंदर। पहले ये कहा जाता था कि भाई अगर अगड़े हैं तो पिछड़े तो आ ही जाएंगे, लेकिन इस बार जो है ये जो पिछड़ी जातियां हैं, इनको जिस तरह से इनके नेताओं को टिकट दी गई है चुनाव लड़ने के लिए, पहले नहीं दी जाती थी, इस बार दी गई है। तो ये एक नई संरचना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही संरचना जो है जो पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ा रही है। तो यानी कि पिछड़ी जातियां तय करेंगी कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह की बनने वाली है। तो ये जो नए नए समीकरण निकल कर आ रहे हैं, 10 मार्च के बाद बहुत सारी चीजें तय होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए इंतजार भी 10 मार्च का है। खास तौर पर अगर हम देखें तो ये तमाम वो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो ये दावा करती हैं कि हम पिछड़ों और अति पिछड़ों के खैर ख्वाह हैं, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसकी ओर रुख करती है। विकास जी बोलिए। देखिए, ये बात अजय जी ने बहुत सही कहा कि सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाले लोगों को एक छटपटाहट समाज में है, क्योंकि जो दबा कुचला वर्ग था उसको आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल पाया। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तो अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग दिल्ली में बना, जो अति पिछड़ी जातियों को, जो कुछ क्रीमी लेयर बिरादरियों को छोड़ दिया जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरह और अन्य राज्यों में, बाकी सारी अति पिछड़ी जातियां थी 56% में, उनको सामाजिक न्याय और नौकरियों में अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश में राघवेन कमेटी बनी जिसका 400 पन्ने की रिपोर्ट सामने सदन में आ चुकी है। योगी सरकार ने ही उसको आगे लाया था, और इसके बाद भी 17 जातियां, काची, कार, मल्लाह, प्रजापति, तमाम सारी जातियों को अभी तक केंद्र सरकार ने उचित आरक्षण का लाभ नहीं दिया। और जब योगी सरकार ने जबरदस्ती वोट के खातिर भेज दिया तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने उसको वापस लौटा दिया कि ये आपका अधिकार नहीं, ये केंद्र का अधिकार है। इसके बाद अति पिछड़ी जातियां इससे अलग हुई। समाजवादी पार्टी 4 बार और बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार में रह चुकी है, इसके बावजूद अति पिछड़ी जातियों के लोगों को न्याय तो नहीं मिला। उनकी जो प्रभुत्व को, उनकी ताकत को, राजनीतिक क्षमता को देखते हुए लोगों ने टिकट जरूर दिया है और गठबंधन भी किया है, पर उनके साथ जो उनका सामाजिक न्याय है वो नहीं मिलेगा। यादव फॉर्च्यूनर से चलेगा और अति पिछड़ा केवल ई रिक्शा चलाएगा और मजदूरी करेगा, उसको भी उचित मूल्य नहीं मिलेगा। महंगी बिजली, महंगी सिंचाई व्यवस्था, इसके बाद उसको उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और दोगुनी आय करने का वादा करके सत्ता में तो आ जाते हैं, और आज फिर जातीय संकीर्णता में ये समाज राजनीतिक चेतना के अभाव में अपने सम्मान के लिए तो जागरूक है, पर उसको ये नहीं पता है उसका गला असल में काट कौन रहा है। अभी तक मोदी सरकार काट रही थी 5 किलो राशन देकर और प्रोत्साहन के नाम पे 2000 रुपए, और उसकी उचित फसल। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि राज्य सरकार ने भी हमें राशन दिया है, केंद्र सरकार ने भी हमें राशन दिया है। देखिए, राशन का मूल्य कुछ भी हो, उसकी फसल का 1700 देना है, उसमें भी 700-800 रुपए काट कर दिया जाता है। 2300 रुपए गेहूं और धान का मूल्य है, और 400 रुपए गन्ना किसान का, ये फिक्स है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार दे रही है। ठीक है सर, देखिए लेकिन जमीनी हकीकत को भी हमें समझना होगा। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, मानते हैं, महंगाई है, मानते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो जमीन में दिख रहा है। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। यादव जी, आपका रुख करते हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान जो है अभी मेरे दिमाग में आ गया, जब वो वाराणसी में पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जातिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी को आखिर सत्ता पर क्यों बैठाएं? कौन से परिवारवाद की बात करते हैं? अगर बेरोजगारी की बात करने वाले लोग, अगर हम समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप जातवाद की बात करेंगे? यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए
अब तो उन्हीं नेताओं वो भी सम्मिलित अपने आप को कर रहे हैं, जिन उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए जो बात कही जाती है वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चुनाव में उनके पास कुछ नहीं है। आप देखिए कहीं भी अगर उनका भाषण आप सुनेंगे तो हिंदू मुसलमान परिवारवाद जातवाद, इसके जबकि सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी, जैसा कि अभी हमारे अजय शर्मा जी ने बताया, सच्चाई यही है कि अखिलेश यादव जी की नई हवा है और नई सपा है। और आप देखिए इस पर पूरी सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने उन पर विश्वास जताया, जिस पर वो खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा भी है, हर जगह कहा है और पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो ईमानदार नेताओं की छवि है उनकी और वो झूठ कभी बोलते नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कहीं भी। ठीक है सचिन जी, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त कृष्ण मोहन पांडे जो कि भाजपा का पक्ष रख रहे थे, तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा कनेक्शन टूट गया, लेकिन वापस से वो जुड़ चुके हैं फोन पर। पांडे जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, आरोप लग रहे हैं कि आप बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं है, महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद आप बढ़ा रहे हैं और इसी के बल पर आप जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से ही रोजगार की पक्ष कर रही है, स्वरोजगार की पक्ष कर रही है और हमने अपने स्थापना काल से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार की बात की है। यदि आप रोजगार की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो मैं एक बार आपको एक परिदृश्य दिखाना चाहूंगा। 2012 से लेकर 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार में 1,88,000 समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियां दी थी और 2.5 लाख के करीब संविदा पे नौकरियां दी थी। और संसदीय क्षेत्र में इन्होंने कितनी नौकरियां दी इनका कोई डाटा नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में 4,68,000 सरकारी नौकरियां, 5 लाख करीब संविदा पे और 38 लाख हमने असंगठित क्षेत्र में नौकरियों का इंतजाम किया है और लोगों को दिया है। दूसरी बात, हमने स्वरोजगार के स्तर पर, जिससे कि एमएसएमई के थ्रू एक बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो रोजगार की बात तो हमारे पास नहीं कर सकते। खासकर समाजवादी पार्टी जो मात्र 1,80,000 नौकरी दे पाई है अपने 5 साल के कार्यकाल में। लीजिए यादव जी, आंकड़े पेश होगा आपके पास, आंकड़े पेश कर दिया पांडे जी ने। वो तो कह रहा है कि आपकी सरकार में नौकरी नहीं थी, हमने 3 लाख, हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं। फर्जी आंकड़ों 14 अप्रैल अंतिम चरण में भी आप नहीं, ठीक है विकास जी, आता हूं सर, विकास जी आता हूं सर, आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर। ठीक है, 1 मिनट सर, विकास जी देखिए ऐसे नहीं, विकास जी 1 मिनट रुकिए सर, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए। बात पूरी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि पेपर परीक्षा लीक हो चुके हैं, परीक्षाओं को करवा पाने में असमर्थ है। और ठीक है विकास जी, 1 मिनट रुकिए ना, वो आंकड़े पेश करें, सुन लीजिए पहले एक बार। ठीक है, बोलिए पांडे जी। आप सुन लीजिए, विपक्ष क्यों सुनेगा, ये सुनेगा? झूठ तो इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं, पर इन आंकड़ों को आपने कभी परिशीलन किया है? कभी आरटीआई लगा के आपने पता लगाया? हम लोगों ने लगाया है सब। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कांग्रेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट में थी तो उसने जो आंकड़े पेश किए, क्या उसका कभी परमिशन हुआ? समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो उसने कहा कि 2021 की महंगाई और बेरोजगारी दर आजाद भारत की सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, सबसे आक्रमण। मैं महंगाई की बात करूं तो दुनिया ये कोरोना काल में वैश्विक स्तर पे जो महंगाई बढ़ी है उससे भारत अछूता नहीं रहा है, परंतु दुनिया के स्तर पे यदि भारत को आप रखते हैं और नहीं, ठीक है विकास जी, 1 मिनट देखिए अभी काफी समय जो है मैंने आपको दिया। ठीक है विकास जी, 1 मिनट सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तो देखिए समय की बहुत कमी है, पांडे जी बहुत देर से जुड़े हैं, बहुत देर बाद जुड़े हैं सर, वो उनका पॉइंट सुन लीजिए, बाकी मैं आपको दूंगा, आप भी अपना पॉइंट रख लीजिएगा सर। झूठ का पुलिंदा बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का सारा दस्तावेज। ठीक है सर, पढ़े लिखे नौजवानों को आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। ठीक है अजय जी, ठीक है पांडे जी 1 मिनट सर, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। पांडे जी 1 मिनट सर, पांडे जी 1 मिनट। देश में 2G 4G जीजाजी का समय खत्म हो गया है, अब ये देश योगी जी और मोदी जी का है और उनके विश्वास पे ये देश चल रहा है। और आने वाले उत्तर प्रदेश के नौजवानों का है, उनका महिलाओं का है, जिनका स्वाभिमान योगी जी में अदल है और पूरे उम्र के काम आने जा रहे हैं योगी जी, और 5 साल से 5-7.5 साल। विकास जी माफ कीजिएगा, देखिए मैं आपको मना कर रहा हूं, मत बोलिए, उनकी बात सुन लीजिए। अगर सुनिए अगर इतने मुखर अगर आप जमीन पर होते तो शायद 2017 में सर आपको इतनी कम सीटें नहीं मिली होती।
जनता समझती है सर कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। अगर भाजपा बुरी है, अगर भाजपा ने कार्य नहीं किया है, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। अगर भाजपा ने कार्य नहीं किया है, अगर भाजपा ने प्रदेश को विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ाया है, तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगी। जनता होशियार है, जनता जानती है कि आखिर उन्हें क्या करना है। लेकिन सर एक मिनट, मेरी बात सुनिए सर। इतना वक्त मैंने आपको दिया, सुनने की जरूरत थी लेकिन आपने नहीं सुना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो अपना पॉइंट कैसे रखेंगे? ये मेरा पॉइंट है सर। ठीक है, रुकिए एक मिनट सर। ठीक है सर, एक मिनट। ठीक है पांडे जी, एक मिनट होल्ड सर। ठीक है पांडे जी, होल्ड सर। पांडे जी एक मिनट रुक जाइए सर। ठीक है अजय सर, आपने सुना यहां पर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। पांडे जी ने भी आंकड़ा पेश कर दिया कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो शायद अभी भी लगातार विपक्ष इनको भूलने की कोशिश कर रहा है। अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बोलिए। जी सुनाई। जी देखिए, विपक्ष का सवाल उठाना जायज है जी। और कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तो आंकड़ों के जरिए अपनी बात को रखती है जी कि हमने ये किया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत के ऊपर बात होती है तो विपक्ष सवाल उठाता है। तो विपक्ष के सवालों का भी स्वागत होना चाहिए। इसीलिए चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो है पिक्चर बदल जाती है। यदि विकास हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि पूरे चुनाव में हो रहा है। जी बिल्कुल। लोगों के बहुत सारे ऐसे बयान हैं या मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि किस तरह के हालात हैं जमीन के ऊपर। और यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी चुगली कर रहा है और आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है सर। मुश्किलें हैं लेकिन देखना बेहद दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में जनता किसे प्यार देती है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पांडे जी आपका भी जुड़ने के लिए, सचिन यादव भाई आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विकास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अजय शर्मा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो पूर्वांचल पर लगातार रुख है, इस वक्त इलेक्शन का एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है पूर्वांचल, लेकिन यह साफ तब होगा जब 10 मार्च का वक्त आएगा और जब मतगणना होगी तब यह साफ होगा कि आखिर जनता ने किसे प्यार दिया है। एक ब्रेक।